हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में अल्कली तक कवर कर लिया था। इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर। किसी भी एसिड या बेस को हम पानी के अंदर कैसे मिक्स करें। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एसिड को आपको डालना है पानी के अंदर, ना कि पानी को एसिड के अंदर डालना है। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आपने पानी को एसिड के अंदर डाल दिया तो वो जो रिएक्शन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और आपको बर्न कॉज हो सकते हैं। मतलब हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलेगी कि आपकी बॉडी के ऊपर बर्न आ सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि एसिड को पानी के अंदर डालना चाहिए कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। मतलब स्टीयर हमेशा करते रहना है आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैसे कंपेयर करा जाता है। तो देखो, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ज़्यादा H+ आयन निकालेगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज़्यादा OH- आयन्स निकालेगा। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ये एक तरीके का स्केल है जो आपको बताएगा कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ न्यूट्रल है, कोई चीज़ एसिडिक है। इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो देखो, ये जो pH है ये एक वर्ड से आया है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की हम पावर को देखते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशन को। तो देखो 0, 4, 7। तो ये जो स्केल है ये होता है 0 to 14 के लिए। अब देखो, जो यहाँ पे 0 वाला होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो 14 वाला होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और जो बीच में 7 आ गया इन दोनों के वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब 0 से 7 तक एसिडिक, 7 से लेके 14 तक बेसिक, और 7 वाला जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कलर वेरिएशन करता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है कलर, ये आता है आपका स्ट्रिप्स के फॉर्म पे। तो होता क्या है, अगर आप इसको एसिड के अंदर डालोगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रेड कलर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि हाईली एसिडिक चीज़ है वो। और जब ज़्यादा एसिड होगा तो एसिड को हम किससे कंपेयर करते थे, H+ आयन से। तो ये हाई H+ आयन कंसनट्रेशन भी होगी। और आप सभी को पता है जो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बेस उतना ही वीक होगा। तो देखो, इसके अंदर OH- क्या होंगे, बहुत वीक होंगे, क्योंकि बेस के अंदर OH- की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगली बात आती है, अगर आपका pH 4 हुआ, अभी भी ये एसिडिक है, तो अब क्या कलर शो होगा, येलो और ऑरेंज। ऑरेंज या येलो कलर तक शो होगा, तो आपका pH अराउंड 4 होगा। तब इसको हम क्या मानेंगे, एसिडिक मानेंगे। ये हाईली एसिडिक नहीं है, माइल्ड एसिडिक है। अगली बात आती है H+ आयन कंसनट्रेशन। अभी भी एसिड है तो इसकी H+ आयन कंसनट्रेशन क्या होगी, अभी भी ज़्यादा होगी, और OH- कंसनट्रेशन लो होगी लेकिन कम होगी। अगली बात आता है, अगर pH 7 हो गया, देखो 7 जब होता है तो कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। और ग्रीन का मतलब क्या है, न्यूट्रल, कि ना ही एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। और इसके अंदर क्या होगा, दोनों को दोनों इक्वल हो जाएंगे, H+ भी इक्वल हो जाएगा और OH- भी इक्वल हो जाएगा। अब हम देखते हैं pH का इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो होता क्या है कि जब अपने खाना खाते हैं और वो पेट के अंदर जाता है तो क्या रिलीज़ होता है, HCl एसिड रिलीज़ होता है, जिसका pH ऑब्वियस सी बात है 1 के अराउंड होगा। अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो HCl रिलीज़ हुआ है ये हमारे बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है और जर्म्स को किल करता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा निकल जाए, जब हम कुछ अटपटा सा खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा HCl ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें पेन और इरिटेशन फील होगी। मतलब हमें एसिडिटी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस होता है ना, एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को किल करता है। वैसे ही एंटा एसिड क्या करते हैं, आपकी एसिडिटी को, इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कुछ जो नॉर्मल एंटा एसिड है जैसे कि डाइजीन और बेकिंग सोडा जो घर के अंदर यूज़ होता है। अगली बात आती है pH ऑफ एसिड रेन। तो देखो, हम कब किसी भी रेन को एसिड रेन बोलेंगे, जब उसका pH 5.6 से कम हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। अब होता क्या है कि इसके बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं हम एसिड रेन के। कई सारे मॉन्यूमेंट्स, कई सारे स्कल्पचर क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, एक्वेटिक लाइफ के अंदर। जब रेन वाटर आता है और वो एसिडिक होता है तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है जाके
रिवर वाटर के साथ, और वो क्या करेगा वहाँ पे जाके एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। अगली बात क्या है, पीएच ऑफ सॉइल। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सॉइल का पीएच सही नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छे से यील्ड नहीं आएगी। यील्ड नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेता है फार्मर, तो उसकी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है और धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करते हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि अब मान लो उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उसके लिए क्या डालेगा, वो बेस डालेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर उसकी सॉइल बेसिक हो गई तो क्या डालेगा, एसिड डालेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो आपके बॉडी का फंक्शन होता है वो कहाँ ज़्यादातर वर्क करता है, वो pH 7 to 7.8 के अराउंड लाया करता है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा आपके बॉडी के फंक्शन होते हैं। अगला pH का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, टूथ डिके। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ये शुगर वगैरह को खाते जो हम हर दिन खाते हैं, और जो फूड के पार्टिकल्स जो दांत के बीच में रह जाते हैं उनको ये इंगल्फ करके किसका प्रोडक्शन करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा माउथ होता है उसका स्मेल बेकार हो जाता है। और दूसरी बात क्या होते हैं, हमारे दांत भी धीरे धीरे कोरोड होने लग जाते हैं और उनके अंदर क्या आता है, टूथ डिके बन जाता है, मतलब गड्ढा सा हो जाता है उसके अंदर। अब अगली बात आती है, हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स को। तो कौन कौन से तरीके के सॉल्ट होते हैं, 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ऑब्वियस सी बात है, तीनों के तीनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। तो इस वाले के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। स्ट्रॉन्ग है तो दोनों के इफेक्ट को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, एक न्यूट्रल चीज़ आ जाएगी। तो न्यूट्रल सॉल्ट में कौन कौन से आते हैं, NaCl और CaSO4। क्यों, क्योंकि आप देखोगे NaCl को तो ये किससे बना है, NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपका HCl से जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनका इफेक्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल आएगा, और इसलिए न्यूट्रल सॉल्ट हो गया है। ऐसे ही CaSO4 के अंदर भी क्या है, CaOH होल ट्वाइस क्या होगा, इसका बेस होगा, और H2SO4 क्या होगा, इसका एसिड होगा। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अगली बात आती है एसिडिक सॉल्ट की। और एक और बात, न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना होगा, अराउंड 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल चीज़ों का pH कितना होता है, 7 के करीब होता है। अगली बात आती है एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि एसिडिक है तो इनका pH क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि एसिडिक चीज़ों का pH क्या होता है, 7 से कम होता है। अगली बात, बना कैसे, एसिडिक है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए, तभी तो अपना इफेक्ट अभी भी शो कर पाएगा एसिड, वरना तो न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन क्यों शो कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है और जो उसका बेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर वो बहुत वीक है। जैसे के अंदर क्या है, यहाँ पे NH4Cl, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो कौन कौन सा, अगर तुम एसिड देखोगे तो HCl एसिड है, और बेस कौन सा है आपका, NH4OH। हमने देखा था कि NH4OH क्या था, एक बहुत माइल्ड बेस था, और HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए क्या हो गया, एक एसिडिक सॉल्ट हो गया। अगर हम देखें बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट का ऑब्वियस सी बात है pH कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा, और इसके अंदर क्या आएगा, बेसिक है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और वीक एसिड हो जाएगा, जैसे कि CaCO3। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या है आपका, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है CaOH होल ट्वाइस, और आपका एक वीक एसिड है। कौन सा वीक एसिड है, H2CO3, जो कि मैंने बताया था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखोगे CH3COONA, तो इसका जो एसिड है बहुत वीक है। कौन सा है, एसिडिक एसिड CH3COOH, लेकिन जो इसका बेस है वो क्या है, NaOH, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए क्या हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। अब हम एक स्पेशल सॉल्ट जो कि NaCl, जो कि हम घर के अंदर भी यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। और इससे डिराइव्ड केमिकल की, इसको यूज़ करके हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं उनको देखेंगे। एक और तरीके का सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ब्राउन, पहली बात तो ये ब्राउन कलर का होता है, और इसको हम माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। जैसे कोल की माइनिंग होती है ना,
तो वैसे ही रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है। अब मैंने जैसे कि बताया था कि कॉमन सॉल्ट बहुत सहज होगा, क्या करेगा, रॉ मटेरियल एक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। हम ऑलरेडी काफ़ी बार इस चैप्टर में इसको देख चुके हैं। ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगली बात आती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसको एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप ये रिएक्शन देखोगे जो इस प्रोसेस की है, उसमें आप पाओगे कि हमको एक क्लोरीन मिलता है और एक बेस भी मिलता है। इसीलिए क्लोर मतलब क्लोरीन और अल्कली मतलब एक अल्कली, जो कि NaOH खुद है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली बोलते हैं। तो देखो हम इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले हम ब्राइन लेते हैं। ब्राइन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर NaCl को आप और ज़्यादा ना घोल सको, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और उसको पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, कंसनट्रेटेड बनाने के लिए तो पानी के अंदर ही मिक्स करना पड़ता है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसके थ्रू हम फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या बन जाएगा, आपका NaOH बन जाएगा। वो जो सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन जो बना था यहाँ पे, वो NaOH बन जाएगा। और कैथोड पे क्या बनेगा, आपका H2 बनेगा। और एनोड पे आपका क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कि कैथोड और एनोड वाले को कैसे पता लगाएं। एक और बार देख लेते हैं। तो देखो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। इसके पास कौन सी चीज़ आएंगी, जो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे H2 और Cl2 में कौन सी चीज़ पॉजिटिव थी, H2 थी, क्योंकि जब भी ये नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, इसके साथ आएगा हाइड्रोजन, तो ये मेटल की तरफ बिहेव करेगा। और मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और वो फिर किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। इसीलिए कहाँ पे बनेगा ये H2, कैथोड पे बनेगा। अगली बात, एनोड पे क्या बना, Cl2। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है Cl2 के ऊपर। और आपको पता ही है एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, Cl2, क्लोरीन गैस निकलेगी। और जो सॉल्यूशन बच गया वो किसका बच जाएगा, आपका NaOH का बच जाएगा। अब जो ये तीनों चीज़ें बनी हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का यूज़, हाइड्रोजन गैस का यूज़, तो इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। इसका फर्टिलाइज़र के अंदर भी यूज़ है। आपने सुना भी होगा कि हाइड्रोजन गैस से हम एक क्लीन फ्यूल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बात है क्लोरीन। क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो ये वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसे जब पहले के ज़माने में स्कूल की जो टंकियाँ वगैरह होती थी, उसके अंदर क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती थी ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, मतलब उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना बचे। अगली बात PVC, मतलब ये एक तरीके के पाइप्स होते हैं जो कि जिनकी काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, उनके अंदर भी इसको बनाने में यूज़ होता है। अगली बात है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करा जाता था, लेकिन इनका एक इल इफेक्ट था कि ओजोन लेयर को डैमेज करते थे, इसीलिए अब इनको रोक दिया गया है यूज़ में। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखोगे NaOH के यूजेस, तो आप इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहली बात, ये सोप बनाने में यूज़ होता है। अगली चीज़ क्या है, डिटर्जेंट। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ है, और फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि अगर HCl से देखें, HCl कैसे बना होगा, H2 और Cl से मिलके जो क्या बना है, HCl बना है। इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है HCl का यूज़ कहाँ होता है, मेडिसिन के अंदर होता है। कभी आप अगर जो मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कई बार HCl इंग्रेडिएंट की तरह दिख जाएगा मेडिसिन के अंदर। अगली बात क्या है कि कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम क्लोरीन और NaOH को एक साथ यूज़ करें तब हम क्या क्या ऑब्टेन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, तो देखो ब्लीच को ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्लीच के काफ़ी सारे यूज़ हैं, अभी हम देखेंगे भी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स को भी हम बना सकते हैं अगर हम Cl2 और NaOH को एक साथ यूज़ करें। नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर बढ़ते हैं, तो वो क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो देखो ये जो क्लोरीन था ये किसके साथ, COH क्या होता था आपका, लाइम वाटर होता था। लाइम वाटर के साथ मिक्स होकर किसका प्रोडक्शन करता है, CaOCl2, और यही आपका क्या है, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और H2O, पानी रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर बना है इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, डाई के अंदर यूज़ होता है,
लॉन्ड्री के अंदर यूज़ होता है और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है, मतलब जर्म्स को मारने के लिए। लेकिन आप सब याद रखना कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ ह्यूमंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए पॉइजनस हो सकती है और हमें बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकती है। आपने कई बार न्यूज़ भी देखी होगी, अभी कोरोना वायरस के अंदर कई बार इसको ह्यूमन के ऊपर स्प्रे करा गया है, जो कि काफ़ी गलत है। अगली बात है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के अंदर यूज़ भी होता है, जो कि नॉर्मल सोडा हम लेके आते हैं चीज़ों के अंदर डालने के लिए। वो क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप उसको केमिकली देखोगे, होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। माइल्ड मतलब मॉडरेट, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि अभी हम क्या देख रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से बनी हुई चीज़ें देख रहे हैं। तो इसका रॉ मटेरियल भी क्या होगा, कॉमन सॉल्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्या है इसका रॉ मटेरियल, NaCl है। अब देखो NaCl क्या, हम क्या करते हैं, पानी के अंदर मिक्स करते हैं, उसके थ्रू CO2 पास करते हैं और अमोनिया गैस पास करते हैं। जब हम इन चारों चीज़ों को पास करते हैं, हमें दो चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, NH4Cl, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और जो आपको ऑब्टेन प्रोडक्ट चाहिए NaHCO3, जो कि आपका बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसके थ्रू हम ऑब्टेन कर पाते हैं बेकिंग सोडा के। इस रिएक्शन को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर यह आ सकती है। अगली बात, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो काफ़ी बार आया पेपर के अंदर कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज़ हीटेड। तो देखो, वेन एवर बेकिंग सोडा इज़ हीटेड तो क्या करता है, अपना CO2 रिमूव कर देता है, वाटर रिमूव कर देता है, और किसका प्रोडक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन करता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चेंजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 और H2O निकल जाते हैं और आपको क्या ऑब्टेन होता है, Na2CO3, जो कि क्या है, आपका सोडियम कार्बोनेट है। अगली बात आती है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा नाम से ही है वॉशिंग, ये काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह के अंदर हेल्प होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है 10, और हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इसलिए क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो Na2CO3 हमने ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे बना था ऐसे। इसको हम क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू पास करते हैं। तो ये क्या कर लेता है, अपने अराउंड 10 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेता है और किसका प्रोडक्शन कर देता है, वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कर देता है। तो याद रखना, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये वॉशिंग सोडा है। मतलब 10H2O अगर नहीं होगा तो उसको हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब अगर हम यूज़ देख लें इसका, तो पहली बात तो ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री के अंदर वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। अगली बात क्या है, क्लीनिंग एजेंट। अभी हमने देख लिया सोप के अंदर यूज़ होता है, तो क्लीनिंग एजेंट के अंदर भी यूज़ होता होगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हार्डनेस ऑफ वाटर को भी दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है बोरेक्स। बोरेक्स का आपका कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, इसको भी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आइए, ये जो 10H2O है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी सॉल्ट को सराउंड करते हैं, मतलब एक यूनिट ऑफ सॉल्ट को सराउंड करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका पेपर के अंदर, CuSO4.5H2O। इसको आपने लैब के अंदर देखा होगा, आपका ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिए होंगे। अब होता क्या है कि जब आपको क्रिस्टल दिए जाते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन आप उसको हल्का सा हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका ब्लू कलर होता है वो किस लिए आता है, ये 5H2O मॉलिक्यूल की वजह से आता है। लेकिन जैसे आप हीट करोगे उसे, तो उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा उससे, और सिर्फ CuSO4 बचेगा, और वो कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे, क्या सब्सटेंस X that is blue in color on heating gives a substance that is white in color, name the substance X and Y। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑलरेडी कि भाई हीट करने के बाद वो ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आपका CuSO4.5H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है, CuSO4। अब जो लास्ट केमिकल जो प्रोड्यूस होता है वो है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये 2H2O क्या है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब जिप्सम
एज अ रॉ प्रोडक्ट एक्ट करता है। किसको बनाने के लिए? पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरिस के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर करा गया था। तो होता क्या है, CuSO4 जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। और ये जो हाफ H2O ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और ये जो पूरा फॉर्मूला है किसका है? POP का है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और क्या होता है, ये जो हाफ रिमूव हो जाता है। लेकिन आप याद रखना, ये जो POP है, अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये क्या करता है? सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर से जिप्सम का प्रोडक्शन कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको ज़्यादा देर तक स्टिल नहीं रखना है, क्योंकि स्टिल रखते ही क्या करेगा? सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वापस जिप्सम को बना देगा। अगली बात आती है कि POP के यूज़ क्या क्या हैं। तो POP का यूज़ मेडिसिन के अंदर फ्रैक्चर बोन को जॉइन करने में आता है। अगली बात क्या है? टॉयज़ को बनाने के अंदर आता है। जैसे POP से काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं जिससे बच्चे वगैरह खेल सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि डेकोरेटिव आइटम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और स्मूथ सर्फेसेस, जैसे कि आपके घर के अंदर POP हो रखी होगी, ताकि जो आपकी वॉल्स वगैरह हैं, जो सीलिंग वगैरह है, उसके अंदर बिल्कुल स्मूथ सरफेस बन जाए और उसके ऊपर अच्छा पेंट हो सके और वो काफ़ी अच्छा शाइनी अपीयरेंस दे और डेकोरेटिव लुक आए आपकी वॉल्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल को शुरू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more amazing content, and do show your love in the comment section, and do not forget to press the bell icon to get the notification of our new video. Thank you.